Bismillahirrahmanirrahim. In today class, we will discuss about different objectives of database. स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस की, तो ये वही हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहले हमारे पास देखते हैं डेटा इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन बेटा होता है चीज़ को इकट्ठा करना, मिला देना, डिफरेंट जो हमारे पास पार्ट्स होते हैं उनको कंबाइन कर देना, यानी कि एक ही चीज़ के अंदर डिफरेंट चीज़ों को मर्ज कर देने को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। अब चूंकि इधर हमारे पास इंटीग्रेशन के साथ लफ्ज़ यूज़ हो रहा है डाटा, तो डाटा इंटीग्रेशन डेटाबेस का एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसकी मदद से हम फिज़िकली डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर जो डाटा पड़ा होता है सेंट्रलाइज उसको कर देते हैं, उसको लॉजिकली इकट्ठा कर देते हैं, और ताकि वो एक दूसरे से इस तरह से रिलेट कर रहे हों कि हमें एक ही डाटा नज़र आए, यानी कि हो वो अगर फिज़िकली डिफरेंट सेपरेट फाइल्स के अंदर भी मौजूद, लेकिन उन फाइल्स को हम लॉजिकली इस तरह रिलेट कर देते हैं कि वो हमें एक ही सिस्टम के तौर पे नज़र आता है। तो इस ऑब्जेक्टिव को डाटा इंटीग्रेशन कहते हैं। द डाटा इन फाइल सिस्टम इज़ स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल्स। जो हमने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम देखा था उसके अंदर जो आपके पास डाटा होता था वो सेपरेट फाइल्स के अंदर हम स्टोर करते थे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेस डाटा स्टोर्ड इन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फाइल्स। इसको एक्सेस करना हमारे लिए मुश्किल था। एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस इज़ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव था डेटाबेस का, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। द डाटा इज इन डेटाबेस में बी लोकेटेड एट डिफरेंट कंप्यूटर्स फिजिकली। हमारे पास डेटाबेस के अंदर हो सकता है हमारे जो डाटा है वो डिफरेंट फिजिकल कंप्यूटर्स के ऊपर मौजूद हो, बट इट इज़ कनेक्टेड थ्रू डाटा कम्युनिकेशन लिंक। लेकिन ये डाटा कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। इन दिस वे डाटा अपेयर सेंट्रलाइज्ड लॉजिकली, यानी कि लॉजिकली हमारे पास से एक सेंट्रलाइज्ड वे में हम अपने डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारे पास डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी का ड्रॉबैक था हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग के अंदर, जिसमें हमने देखा था डाटा इंटेग्रिटी मीन डाटा रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। हमने कहा था हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं होते डाटा के ऊपर अप्लाई करने के लिए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए, जिसमें हमने पोस्टल कोड की एग्जांपल दी थी। लेकिन डेटाबेस हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हमारा डेटाबेस के अंदर एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम डाटा इंटेग्रिटी को फॉलो करवा सकें, यानी कि हमारे पास हम अपने डाटा के ऊपर डिफरेंट रूल्स कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकें। जिस तरह का हमारा डाटा होना चाहिए हम एक दफ़ा उसको जब डिसाइड कर लें, तो उस रूल के मुताबिक हमारा डाटा जो है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होना चाहिए। उनके ऊपर हम जो ऑपरेशंस डिफ़ाइन कर दें उन्हीं रूल्स के मुताबिक हमारा डाटा जो है वो स्टोर होना चाहिए। अगर तो बेटा आपको मेरी समझ आ रही है, इमेज क्लियर है, तस्वीर आपको स्क्रीन से नज़र आ रही है, तो ओके टाइप करके मैसेज करें जल्दी। शाबाश, ठीक है, गुड, वेरी गुड, शाबाश। Data integrity means the reliability and accuracy of data. Integrity rules are designed to keep the data consistent and correct. इन rules को हम इसीलिए तो बनाते हैं ताकि हम अपने data को consistent और correct रख सकें. These rules act like a चेक ऑन इनकमिंग डाटा, यानी कि जब हमारा डाटा इनपुट के लिए आता है तो उसको एंट्री पॉइंट के ऊपर ही चेक करता है क्या ये जो हमने रूल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं, जो हमने चेक लिस्ट बनाई हुई है रूल्स की, ये डाटा उनके मुताबिक है, उसी फॉर्मेट के अंदर है। एनफोर्सिंग डाटा इंटेग्रिटी इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ डाटा इन द डाटाबेस। ये हमारे डाटाबेस की क्वालिटी को भी इंश्योर करता है। DBMS provides several methods to enforce integrity of data in database। जो database management system होता है, ये सारे रूल्स हम उसके अंदर लगाते हैं, वो हमें मल्टीपल
इंटेग्रिटी के रूल्स या मेथड्स हमें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, एन इंटेग्रिटी रूल कैन मेक श्योर दैट द सेम एम्प्लॉय आईडी इज़ नॉट असाइंड टू मल्टीपल एम्प्लॉयज़, यानी कि हमें डाटा इंटेग्रिटी रूल के अंदर हम ये भी रूल लगा सकते हैं कि जो एक एम्प्लॉय की आईडी हो पूरी कंपनी में, वो किसी दूसरे एम्प्लॉय की आईडी से मैच ना हो। जैसे आप लोगों के कल की क्लास में भी मैंने एग्जांपल दी थी, एक स्पेसिफिक क्लास को एग्जांपल के तौर पे लेके आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, जो रोल नंबर हैं, वो पूरे कैंपस के अंदर किसी भी, बल्कि आपसे पहले भी पढ़ के जाने वालों से किसी से भी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका कंप्लीट जो रोल नंबर है वो मैच नहीं करता। यानी कि आपका जो ये जो नंबर है ये यूनिक है। तो ये क्या है? डाटा इंटेग्रिटी है, डाटा की एक्यूरेसी है, डाटा के ऊपर हमने रूल अप्लाई किया हुआ है। डाटा इंडिपेंडेंस, database approach provides the facility of data independence। डाटा अप्रोच, बल्कि मैं आपको इधर एक वो चीज़ बताता चलूँ, ये आपका जो आईडी है, जो रोल नंबर है आपका जो कंप्लीट, ये ना सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी पंजाब कॉलेजेस हैं, किसी के साथ भी आपका ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है किसी के साथ भी ये मैच नहीं होता। व्हेन आई वाज सिस्टम मैनेजर, तो इसमें होता ये है कि जब हम सेंट्रलाइज्ड है हमारा सीएमएस, तो तमाम कैंपसेस के अंदर यही सिस्टम चल रहा है। तो लेट्स सपोज आप इधर गुजरात के स्टूडेंट हैं, आप इस्लामाबाद मूव करना चाहते हैं या लाहौर मूव करना चाहती हैं, तो आप अपने आप को माइग्रेट करवा लेती हैं। तो माइग्रेशन जब करवाती हैं तो इधर मैंने आपके इसी रजिस्ट्रेशन नंबर की बेस पे, रोल नंबर की बेस पे मैंने आपको माइग्रेट किया, तो सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली ये मेरे से माइग्रेट कर जाएगा। और जिस कैंपस में आप माइग्रेशन करवाना चाहती हैं उस कैंपस के अंदर उसके एडमिन को उनके जो सिटी वाइज सीएमएस होगा, यानी कि उनकी एक्सेस में जो होगा, उनको वो सिटी के डाटाज के अंदर आपका डाटा शो हो जाएगा, यानी कि उधर भी आप यूनिक होंगे। तो यानी बात करने का मकसद ये है, ये जो आपकी आईडी है, क्योंकि डेटाबेस तो सेम है फिजिकली, मैंने आपको इधर बताया फिजिकली जितने भी डिफरेंट कैंपसेस हैं, हर कैंपस के अंदर उसके स्टूडेंट्स की एंट्री होती है, लेकिन आप देखें इधर फिजिकल सिस्टम है लेकिन लॉजिकली वो एक ही डेटाबेस, यानी कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जो डेटाबेस है उसमें डाटा आप सब स्टूडेंट्स का जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अगर बेटा ये समझ आ रही है तो ओके टाइप करें, शाबाश। अगर ये एग्जांपल आपको समझ आ गई है तो ओके टाइप करें, वेरी गुड, शाबाश। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर बेटा हमारे पास एक ड्रॉबैक ये भी था कि हमारा डाटा प्रोग्राम डिपेंडेंस था, हमारा डाटा जो था वो डिपेंडेंट था। इसके अंदर हमारे पास वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हमने करनी थी, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि डाटा डिपेंडेंट ना हो, बल्कि जब भी हम कोई नया एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाएं या जब हम कोई उसके अंदर न्यू फीचर्स ऐड करें तो उसकी वजह से हमारा डाटा के ऊपर कोई भी फ़र्क ना पड़े, हम अपने डाटा को जो है वो उसी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकें, उसके साथ इंटीग्रेट करवा सकें। Database approach provide the facility of data independence. It means that the data and application programs are separate from each other। यानी कि डाटा और प्रोग्राम का आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट है। द यूज़र कैन चेंज डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेशंस विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी कि हम अपने डाटाबेस के स्ट्रक्चर को, उसके अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी अपडेट होती है या जो कुछ भी हम मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। लेकिन उससे हमारी जो प्रोग्राम है, जो एप्लीकेशन है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और या फिर हम प्रोग्राम एप्लीकेशन चेंज करते हैं तो उसकी वजह से हमारे डाटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होने चाहिए। द यूज़र कैन आल्सो मॉडिफाई प्रोग्राम्स विदाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी कि यूज़र प्रोग्राम को भी ऑर्गेनाइज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है विदाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा को मॉडिफाई किए बगैर। इसकी एग्जांपल इधर मैं आपको कोड करूंगा। आपने
जब फर्स्ट टाइम फेसबुक या व्हाट्सएप इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, तो उस वक़्त से लेके आज के दौर में, आज के दिन अगर आप देखें तो व्हाट्सएप के फीचर्स, व्हाट्सएप का जो आपके पास लेआउट है, उसकी जो आपके पास एप्लीकेशन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया कि जब आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन बनाया था, उसके ऊपर आपने साइन अप किया था, तब से लेके अब तक जो जो आपने उसके ऊपर डाटा अपना स्टोर करवाया, अपना नेम, अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स, आपकी जो पोस्ट हैं, आपकी जो फोटोज़ हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो एड्रेस वगैरह हैं, कोई एक चीज़ भी आपके उस लेआउट की वजह से चेंज नहीं हुए। यानी कि वो एप्लीकेशन अपनी चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारा डाटा के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी हमारी जो है चेंज नहीं होती। इसी तरह आप व्हाट्सएप को देख लें, तो व्हाट्सएप के ऊपर भी बेटा आए दिन नए से नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपके पास जो है वो आपके डाटा के ऊपर किसी भी तरह का जो है वो लॉस हो, या आपके डाटा को दोबारा से मॉडिफाई करना पड़े, या आपका डाटा कोई किसी भी तरह से डिलीट हो। तीसरी इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप देखते हैं दिन ब दिन आपके पास जब विंडोज़ की अपडेट्स आती हैं, विंडोज़ अपडेट्स आती हैं, तो उसके वजह से आपको सिर्फ कहा जाता है कि विंडोज़ अपडेट आर अवेलेबल, ठीक है। तो विंडोज़ अपडेट अवेलेबल हैं, लेकिन जब आप अपडेट इंस्टॉल करते हैं तो कभी आपकी कोई फाइल्स या जो आपने डाटा स्टोर किया हुआ है उसके ऊपर आपका कोई भी चेंजेस नहीं होती है, आपका वो एज इट इज़ वो सारे का सारा डाटा रहता है। ये क्वेश्चन जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक टॉपिक आता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, डिफाइन डेटाबेस मॉडल, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास बेटा डेटाबेस मॉडल हमारे पास सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं कि किस तरीके से आप एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट डेटाबेस के मॉडल पेश किए गए, जिनमें हमारे पास हेरारिकल डाटा आता है, जिसमें हमारे पास जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, फिर उसके आगे लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, फिर लोअर उस लेवल से आगे फिर उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। यानी कि सबसे ऊपर चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन के नीचे फिर उसके डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स के नीचे फिर उनके जो है वो आगे मैनेजर्स होते हैं। तो इस तरह टॉप डाउन अप्रोच है, यानी कि एक हायरार्की अप्रोच चलती है। तो इस तरह के डाटाबेस को जब हमने सबसे पहले एक हमारी रूट एंटिटी होती है, उसके बाद उसकी सब एंटिटीज़ होती हैं, फिर उसके आगे एंटिटीज़ आती हैं, तो इस तरह का जो है एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम हायरार्किकल मॉडल कहते हैं। The hierarchical model arrange record in hierarchy like an organization chart. Each record type in this model is called node. ये entity वन एक node है, ये entity टू भी node है, थ्री भी node है, फोर। ये इधर बेटा MCQs पूछा जा सकता है कि in hierarchical model each record type in this model called a node or segment. तो ये जो सबसे पहली हमारी नोड होगी उसको हम रूट नोड भी कहते हैं, या पेरेंट नोड, इसको रूट नोड भी कहते हैं क्योंकि ये सब की पेरेंट है। अ नोड रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी, द टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट, ईच नोड इज सबऑर्डिनेट ऑफ द नोड दैट इज एट द नेक्स्ट हायर लेवल। यानी कि ये इसके सबऑर्डिनेट ये दो हैं और ये उनकी पेरेंट नोड है। A higher level node is called parent and lower level node is called child। यानी कि एंटिटी टू जो है ये फोर और फाइव की जो है पेरेंट है, और सॉरी चाइल्ड है, एंटिटी फोर और एंटिटी फाइव, और इन दोनों का पेरेंट कौन है, एंटिटी टू। A parent node can have one or many child node. A child node have ओनली वन पेरेंट। ये देख लें, इसका ये फोर और फाइव का एक पेरेंट है, इसी तरह टू और थ्री का एक पेरेंट है। A child node can have only one parent. This kind of structure is often called
इन्वर्टेड ट्री, ये देखें एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी हमारे पास बन रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल के अंदर हमारे पास इस तरह से हम अपने डाटा को अरेंज करते हैं कि डाटा एक नेटवर्क की तरह, जैसे आपने देखा होगा हमारे पास टोपोलॉजीज आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी, तो जिस तरह से टोपोलॉजीज के अंदर हमारे कंप्यूटर्स आपस में अटैच होते हैं, इसी तरह हमारे पास ये जो है नेटवर्क मॉडल के अंदर, डाटाबेस के नेटवर्क मॉडल के अंदर डिफरेंट एंटिटीज आपस में इस तरह से रिलेट कर रही होती हैं। ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो है पेरेंट चाइल्ड नहीं होते। डिफरेंट द डिफरेंस इज दैट चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट। ये देखें इसके अंदर जो चाइल्ड है, इसके अंदर ये इसका पेरेंट कौन कौन है, एंटिटी 3 भी है और एंटिटी 4 भी है, ठीक है। रिलेशनल मॉडल हमारे पास आ जाता है जिसमें हम रिलेट करते हैं। ये ज़्यादातर हमारे पास रिलेशनल मॉडल यूज़ होता है। ये बड़ा ही फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट टेबल्स को आपस में रिलेट कर लेते हैं। ये मोस्ट कॉमनली हमारे पास यूज हो रहा है अभी भी। द रिलेशन मॉडल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज डेटाबेस मॉडल। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन द हायरार्किकल एंड नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। द रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ सिंपल रिलेशंस। इसके अंदर सिंपल रिलेशंस होते हैं, इनको आगे जाके हम पढ़ेंगे। इन्हीं इसी मॉडल की बेस के ऊपर हमने डेटाबेस डिज़ाइन भी करनी है, याद रखिएगा। अ रिलेशन इज़ इन अ टर्म फॉर यूज टेबल। रिलेशन हमारे पास, ये याद रखें, इसको अंडरलाइन करने इस लाइन को। अ रिलेशन इज अ टर्म यूज फॉर टेबल, यानी कि रिलेशन का मतलब क्या है, एक टेबल। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट का रिलेशन का मतलब है स्टूडेंट का टेबल, टीचर का रिलेशन का मतलब है टीचर का टेबल। अ रिलेशन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी, यानी कि अगर मैं एंटिटी मेरे पास स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का रिलेशन का मतलब है स्टूडेंट का टेबल, जिसके अंदर स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, तमाम चीज़ें आ जाएंगी। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी, यानी कि मैंने आपको बताया कि टेबल के अंदर हम उस एंटिटी के बारे में सारे का सारा डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करवाते हैं। द रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ द एंटिटीज। द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। इस तरीके से हम इनको रिलेट कर सकते हैं। तो ये है बेटा आज का आपका लेक्चर। इसको अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो बेटा एक्नॉलेज करें, ओके टाइप करें जल्दी से, शाबाश, एक्नॉलेजमेंट दें बेटा जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश। तो इसको बड़े अच्छे से आपने तैयार करना है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल हैं, ये आपके पास बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से तैयार करना है। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन बेटा, शाबाश, वेरी गुड।